दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में आपको विवाह का विचार देखने को मिल जाएगा, लेकिन विवाह के महत्व को लेकर के अलग अलग सभ्यताओं में आपको अलग अलग लेवल पर धारणाएं देखने को मिलती हैं। जब आप भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन की जब आप बात होती है, तो भारत में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पर, इंस्टीट्यूशन के तौर पर स्वीकार किया गया है। और जब विवाह की बात आती है तो विवाह विच्छेद का जो विषय है, डाइवोर्स का जो टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विवाह विच्छेद, डाइवोर्स को लेकर के एक इंपॉर्टेंट फैसला दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स के दायरे का विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब डाइवोर्स के आधार के तौर पर आप न केवल फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन बल्कि मानसिक एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटली आप एक्सप्लॉयट होते हैं, तो इसको भी डाइवोर्स के दायरे के तौर पर स्वीकार किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप देखें, सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद ये पूरा मामला क्या है, मामले के बैकग्राउंड को समझेंगे कि ये खबर चर्चा में आई क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों दिया है। इसके बाद हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, उस ऑब्जर्वेशन को भी देखेंगे। इस पूरे विषय पर हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है, हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक को लेकर के क्या प्रोविजंस मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे। और फिर इसी मामले को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या डिसीजंस रहे हैं, उन डिसीजंस को भी समझेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो हमारा पूरा टॉपिक है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे निर्णय और मामले और इंडियन सोसाइटी के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए नोएडा सेंटर को लेकर के है। तो नोएडा सेंटर पर जो तमाम कोर्सेज हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। एक नया जो बैच है, हिंदी माध्यम का बैच 16 जनवरी से शुरू होने वाला है और अंग्रेजी माध्यम का बैच जो है वो 9 जनवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501, या फिर आप दृष्टि IAS का जो नोएडा का कैंपस है, नोएडा सेक्टर 15 के काफी करीब आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको और डिटेल से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। खबर पे सबसे पहले अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने एक डिसीजन में कहा है कि मानसिक पीड़ा और निरंतर मानसिक क्रूरता को तलाक के वैध आधार के तौर पर, लीगल बेस के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, उसको आधार बनाया जा सकता है। इस निर्णय में क्रूरता की परिभाषा जो है वो शारीरिक हिंसा से आगे बढ़ाई गई है, यानी कि क्रूरता की जो डेफिनेशन है, क्रूएलिटी की जो डेफिनेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले क्या होता था कि पहले क्रूरता की जो डेफिनेशन थी उसमें केवल शारीरिक क्रूरता को शामिल किया जाता था, यानी कि अगर यहां पर आपको फिजिकल वायलेंस देखने को मिलता था तभी आप डाइवोर्स ले सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को विस्तारित किया है, इसके दायरे को बढ़ाया है और इसमें फिजिकल जो वायलेंस है उसके साथ साथ मेंटल वायलेंस को भी शामिल किया है। और अब जो दायरा है पूरा और ज्यादा बड़ा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की अनुमति यहां पर दी गई थी। तो दरअसल ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के तौर पर आया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक डिसीजन को चैलेंज किया गया था। जिस डिसीजन में मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली एक हस्बैंड को डाइवोर्स अलाउ किया था, क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि उसकी वाइफ जो है वो यहाँ पर मेंटल जो वायलेंस है वो कर रही है। तो ये पूरा मामला यहाँ पर आपका हो जाता है। इस पूरे मामले की वजह से एक बड़ा, आप कह सकते हैं, मोड़ आपको इस पूरे मामले में, इस पूरे डाइवोर्स का जो पूरा आधार होता है उसमें देखने को मिला है। मामले के बैकग्राउंड की अगर आप बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो ये जो पूरा मामला है ये एक इंजीनियर दंपत्ति का है जिनका एक बच्चा भी मौजूद है। दंपत्ति 2004 से अलग रह रहे हैं और सुलह के कई प्रयास जो है असफल रहे हैं। जो हस्बैंड हैं उन्होंने, हमने बात की, मानसिक क्रूरता का हवाला देकर के तलाक की मांग की थी। आरोप लगाया गया कि पत्नी के व्यवहार, जिसमें आपराधिक शिकायतें दर्ज कराना, इन सभी व्यवहार की वजह से जो हस्बैंड हैं उनमें भारी तनाव देखने को मिला। उनकी जो प्रतिष्ठा थी, जो गुडविल थी, उसको भी यहां पर नुकसान पहुंचा था। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पति को तलाक दिया था। तलाक की अनुमति यहां पर दी गई थी, जिसे पत्नी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा है और हस्बैंड को डाइवोर्स देने की अनुमति जो है दे दी गई है। तो ये पूरा मामला यहां पर आपको देखने को मिला है। चलिए यहां पर हमने मामले की पृष्ठभूमि देखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें यहां पर कही हैं उनको थोड़ा सा अगर आप समझें, तो सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकल करके आती है, वो ये है
कि क्रूरता की जो परिभाषा है, यानी कि क्रूएलिटी की जो डेफिनेशन है, उसको यहां पर विस्तारित किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया है। पहले हमने देखा कि क्रूरता की डेफिनेशन में केवल शारीरिक हिंसा को शामिल किया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के माध्यम से क्रूरता की जो परिभाषा है उसमें शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा या मानसिक उत्पीड़न, मानसिक दर्द और कष्ट को भी शामिल कर लिया गया है, जो साथ रहने, बेसिकली जो सिचुएशन है वो साथ रहने को असंभव बना देती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल करके आई है। दूसरा, व्यवहार के पैटर्न को लेकर के बात की गई है। यहां पर ये कहा गया है कि जो घटना है वो ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल घटना है, ऐसा नहीं है कि केवल बेसिकली एक घटना हुई है जिसको आधार बना करके बात की जा सकती है, जिसको आधार बना के तलाक लिया जा सकता है। अगर इसका कोई पैटर्न मौजूद है, लगातार जानबूझकर अगर कोई कार्य किया जा रहा है जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति पर, चाहे वो महिला हो सकती है चाहे वो पुरुष हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, उसका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो इसको भी यहां पर तलाक के आधार पर जो है स्वीकार किया जा सकता है। फिर यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, इरिवर्सिबल डैमेज का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो लंबे समय तक अलगाव और सुलह की असफलता की वजह से केवल विवाह जो है वो औपचारिक रूप में बना रहता है, केवल विवाह की औपचारिकता रह जाती है और असल मायने में वहां पर विवाह नहीं होता है, जबकि और ऐसे विवाह को जारी रखना जो है संस्था के उद्देश्य को और ज्यादा कमजोर करता है। तो विवाह क्या है? विवाह बेसिकली आपका आपसी विश्वास के कॉन्सेप्ट पर टिका होता है, साझा अनुभवों के आधार पर टिका होता है। लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ जो है वो लंबे समय से अलग रह रहे हैं और इसके साथ साथ उनमें सुलह करने के जो तमाम प्रयास किए गए वो भी असफल रहे, तो ऐसी सिचुएशन में विवाह की जो संस्था है वो केवल औपचारिक तौर पर रह जाती है, ऐसी संस्था को बरकरार रखने का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब यहां केवल विवाह औपचारिकता के तौर पर रह गया है तो हमें उसे वैसे ही समाप्त कर देना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोहराई गई हैं। इसके अलावा विवाह, अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो होता है समाप्त, और अब हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है, उसके अंतर्गत तलाक को लेकर के क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपसी सहमति से तलाक का कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन जो इसका धारा 13B है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष एक वर्ष तक अलग रहने के बाद संयुक्त याचिका दाखिल करके तलाक ले सकते हैं। पहली याचिका के 6 से 18 महीने बाद दूसरी याचिका दाखिल की जाती है, और ये जो 6 महीने का समय है जो यहां पर दिया गया है, ये समय सुलह की संभावना के लिए दिया जाता है। यानी कि पहले याचिका दायर होती है और याचिका दायर करने के बाद 6 महीने जो है ओवरऑल सुलह के लिए दिए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज के लिए दिए जाते हैं, ताकि सिचुएशन में सुधार किया जा सके और तलाक लेने की जरूरत ना पड़े। और 6 से 18 महीने के दौरान अगर सुलह नहीं हो पाता है तो ऐसी सिचुएशन में ओवरऑल आपका कोर्ट जो है वो तलाक की अनुमति दे सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियों की बात भी की गई है। मान लीजिए किसी को 6 महीने इंतजार नहीं करना, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अगर आती है तो ऐसी सिचुएशन में असाधारण कठिनाई या फिर अत्याचार के मामले में 1 वर्ष के भीतर भी तलाक की मांग की जा सकती है। 1 वर्ष के अंदर भी यहाँ पर तलाक जो है लिया जा सकता है। प्रतीक्षा की अवधि में छूट को लेकर भी बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि न्यायालय को लगता है कि सुलह जो है वो संभव नहीं है तो पारिवारिक अदालतें जो है वो 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि में छूट दे सकती हैं। तो ये प्रोविजन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक को लेकर के देखने को मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो है अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल, 2021 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यदि सुलह संभव नहीं हो तो 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि लागू की जानी अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी संभावना में जो 6 महीने की जो अवधि है उसको जो है कम किया जा सकता है। एक और मामला है जिसका नाम है भगवत पीताम्बर बोरसे बनाम अनुसुईया बाई भगवत बोरसे, 2018 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी अनुचित कारण के 7 साल से ज्यादा समय तक अदालत को अलगाव को तलाक का आधार माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हस्बैंड वाइफ जो है वो 7 साल से ज्यादा समय तक एक दूसरे से अलग रहते हैं तो उस आइसोलेशन को भी आधार जो है माना जा सकता है तलाक के लिए। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है ताकि कंप्लीट जस्टिस की जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 142 के तहत शक्तियां जो हैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल एक मामले को जो है बड़ी पीठ के सामने भेजा था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि विवाह को भंग करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के
मापदंड स्पष्ट किए थे, यानी कि बेसिकली ओवरऑल विवाह को भंग करने के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ये बताया गया था 2016 के इस डिसीजन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मामले यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के संबंध में देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहां पर आगे और हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आगे बढ़ते हुए अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 किस विषय से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी संसद की विधायी शक्तियां। तो ये पूरा जो आपका आर्टिकल 142 है ये किस विषय से जुड़ा हुआ है, इसको आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।